हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 तुम्हें करवा दिया है इंडियन इको का। उधर से अगर मैक्रो में बात करी जाए, नेशनल इनकम हमने पूरा कर लिया, मनी एंड बैंकिंग हमने खत्म कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इंडियन इको का चैप्टर नंबर 2। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इंडियन इको के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, अगर तुम्हें इनको याद करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम एक टाइमलाइन बनाकर याद करो, क्योंकि तीनों ही चैप्टर्स एक के बाद एक हुए हैं 1947 से लेकर, इनफैक्ट उससे पहले जो ब्रिटिशर्स जब आए थे, ठीक है, उस टाइम से लेकर हमारे 1991 तक का पूरा टाइमलाइन हमें बताया है इन तीनों चैप्टर्स में। तो अगर तुम लाइन वाइज याद करोगे बहुत जल्दी तीनों चैप्टर्स याद हो जाएंगे। चैप्टर 1 में तुम्हें ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जहां पर हमने बोला था कि जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन ब्रिटिशर्स ने आके हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर पे, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज पे, हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हाल उन्होंने किया था, क्या बुरा असर डाला था। फिर जब वो इंडिया को छोड़कर गए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा प्यारा भारत देश उस टाइम पे कैसा था। फिर हम पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ना है। 1950 से लेकर के 1990 तक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे हमने अपने देश को संभाला राइट आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस। एंड उसके बाद हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे 1990 के बाद की कहानी, 1991 के ऑनवर्ड्स की कहानी, क्योंकि 1991 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था हमारे देश में, इसलिए 1991 से आगे की कहानी अलग से हमें पढ़ाई जाती है। तो शुरू करते हैं जल्दी से हमारे चैप्टर नंबर 2 को। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सारी प्लेलिस्ट तुम्हारी अकाउंट्स की, इको की, बिजनेस की, तीनों प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट को सेव कर लो। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक तुम्हें समझना है, कुछ भी करना है बेटा, वहां पे प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। हमारे चैनल पे तुम्हारा जो 12th क्लास का है सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बोर्ड एग्जाम्स तक, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, 1 शॉट वीडियो, सब कुछ मिलेगा। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नोट्स वहां से ले सकते हो। हमारा गोल है हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट कर सके कि भैया कॉमर्स मतलब आसान नहीं, कॉमर्स मतलब एक ऐसी स्ट्रीम जो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकती है। ज्यादा मार्क्स लाओ, ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा हार्डवर्क करो। ये नहीं है कि कॉमर्स में आ गए अब मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई नहीं करनी, नहीं। कॉमर्स में आए हो तो अब भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना ही जितना साइंस के बच्चे करते हैं, और उतना ही अच्छा करियर बनाओगे, ये हमारी गारंटी है। मैं सारे करियर ऑप्शंस तुम्हें बताती हूँ, सीए से लेके ACCA तक, ठीक है, हर करियर ऑप्शन में तुम्हें बता रही हूँ। इसी चैनल पे सारी वीडियोस आ रही है कि तुम कैसे करियर अपना अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्रॉमिस कर दो यार वीडियो को शुरू करने से पहले कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमारा प्रॉमिस है, हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे। तुम प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारे चैनल को, क्लास को, ठीक है जी। तो हमारे पास बेटा जी हमने क्या देखा है कि इंडिया जो है 200 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल के अंडर था। कब से कब तक? 1757 में ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, इंडियंस हारे थे, ब्रिटिशर्स जीते थे, उन्होंने इंडिया में कदम रखा था, इंडियंस पे राज उन्होंने किया था। तब से लेकर 1947 15 अगस्त तब तक 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था। तो ये जो 200 साल की कहानी थी, ये सारी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने, एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा हमें इस चैप्टर में। एग्रीकल्चर में हमारा जमींदारी सिस्टम था जिसने हमारे लैंड को, सॉइल को, फार्मर्स को, सबको तबाह कर दिया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर बात करी जाए तो वहां पर भी बहुत बुरे हाल थे। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दी थी। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स। हमारे फॉरेन ट्रेड में हम ट्रेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ ट्रेड कर रहे थे, और किसी देश के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हालत में था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत गरीब थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे, घर के पैसे नहीं थे लोगों के पास, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का बंटवारा हो गया था विद पाकिस्तान। तो एक वो लड़ाई और हमारे सिर पे छोड़ के चले गए जो आज तक इंडिया पाकिस्तान की चल ही रही है, ठीक है। तो ये हमारे हालात थे जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए। 200 साल में बहुत उन्होंने खराब किया। अब उन्होंने हमारे साथ जो जो खराबी करी वो तो हमने पढ़ी। सबसे पहली चीज है कि तुम्हें चैप्टर 1 आना चाहिए। अगर तुम चैप्टर 1 याद कर लोगे ना, चैप्टर 2 याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में तुमने पढ़ा जमींदारी सिस्टम, चैप्टर 2 में मैं पढ़ाऊंगी कि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। समझ रहे हो? अब जमींदारी सिस्टम तो पता होना चाहिए ना पहले बेटा, तभी तो पढ़ोगे कि कैसे खत्म हुआ, कैसे हमने उसको हटाया। चैप्टर 1 में तुम पढ़ोगे इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज को रिवाइव कैसे किया। चैप्टर 1 में पढ़ोगे फॉरेन ट्रेड कैसा था, अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड इंप्रूव कैसे किया, ब्रिटिशर्स ने जो फॉरेन ट्रेड के साथ खराबियां करी थी। मतलब चैप्टर 1 का रिवर्स अगर मैं कर दूं तो वो चैप्टर 2 है।
चैप्टर 1 का रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स अगर मैं कर दूं तो वो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इस माइंडसेट से पढ़ना है पूरा चैप्टर कि अच्छा हाँ चैप्टर 1 में एग्रीकल्चर में ऐसा हुआ था तो इसका रिवर्स ऐसा होगा तो ये हो गया। वो चैप्टर 2 एक बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इतना सोच लो मुझे चैप्टर 1 याद करना है, मुझे आता है, मुझे पता होना चाहिए, अब मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, मेरा चैप्टर नंबर 2 मेरे सामने आ जाएगा। अब बेटा जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, हमारे सामने भारत देश के लोगों के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ना हमारा सिस्टम अलग चलता था, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। फिर 200 साल तक ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली उनकी सरकार थी, वो हमारे देश की सरकार नहीं थी जो हमारे भले का सोचेगी। तो 200 साल तक उन्होंने कभी मेरे भले का सोचा ही नहीं है। उसके बाद अब हुआ है क्या, अब हुआ है इंडिया वापस से आजाद। तो अब तुम वापस से किंग वाले सिस्टम पे तो नहीं जा सकते हो, अब तुम्हें जाना पड़ेगा डेमोक्रेसी की तरफ। अब तुम्हें जाना पड़ेगा एक ऐसे तरीके की तरफ जो दुनिया भर में चल रहा था और जो ब्रिटिशर्स हमारे पास छोड़ के गए थे, जिस तरीके के ऑफिसेज एंड एवरीथिंग, अब उस तरीके के सिस्टम की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे सामने मेजरली 2 चैलेंजेस थे। देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस वो थे। तो पहला चैलेंज तो मेरे पास आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फाइंड आउट करना, और दूसरा चैलेंज मेरे पास आता है इकोनॉमिक प्लानिंग करना। इन दोनों ही चैलेंजेस के बारे में एक एक करके ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को फाइंड आउट करना। तो देखो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट सिस्टम्स जो किसी भी देश की इकोनॉमी में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इकोनॉमी सोशलिस्ट होती हैं, कुछ कैपिटलिस्ट होती हैं, कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी होती हैं। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। अब देखो किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए क्या चाहिए कि वहां के लोगों के पास पैसा हो, वो लोग अपना सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, इंडस्ट्रीज अच्छी हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो। ठीक है, लोग अपना खाना पीना, अपना घर, अपने कपड़े, ये सब कुछ अच्छे से कर सके, और ये सब कुछ करने के लिए लोगों के पास पैसा हो। और पैसा कहां से आएगा? इंडस्ट्री से काम करके कमाया जाएगा। तो हर एक देश चाहता है कि वो प्रॉस्पेरस हो, लोग अपना सब कुछ खुद से कर सके, पैसा कमा सके, इतना हमारा फला फूला देश हो। अब इसके लिए 2-3 अलग अलग तरीके हमारे पास हो सकते हैं। या तो हम बोले हमारे देश की सरकार को कि तुम अपने हिसाब से सब कुछ करो, सरकार जो बोलेगी सिर्फ वही होगा, हर एक चीज सरकार से पूछ के करी जाएगी। इट्स लाइक आप कह सकते हो कि घर पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की ही चलती है, मम्मी पापा किसी की नहीं सुनते, वो उनको जो सही लगेगा वो करेंगे, जो उनको गलत लगेगा वो नहीं करेंगे, वो किसी की नहीं सुनने वाले। बच्चे कुछ भी बोलते रहे वो नहीं सुनेंगे। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है? माँ बाप की कोई सुनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की चलेगी। अब बच्चे भी डोमिनेंट हो सकते हैं, कई घरों में होता है ना कि बच्चे ही हैं, सिर्फ वो जो बोलेंगे वही होगा, माँ बाप की कोई नहीं सुनता है, जो बच्चों ने कह दिया वो होगा। मतलब माँ बाप जो चाहते हैं वो हो या ना हो, ठीक है, बच्चे जो चाहते हैं वो होगा, बच्चों को जो गलत लग रहा है वो नहीं होगा, जो सही लग रहा है वो होगा। तीसरा सिस्टम क्या हो सकता है जो कि बेस्ट हो सकता है कि माँ बाप की भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे, बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे माँ बाप को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा अकल होगी, ज्यादा उनके पास शायद पैसा हो सकता है, ज्यादा पावर हो सकती है। वेयर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बच्चे, क्योंकि वो आज की जनरेशन के हैं, उनको आज का ज्यादा पता है, उनको ज्यादा पता है कि आजकल चीजें कैसी चलती है, तो कुछ जगह पे बच्चों की सुनी जाए। तो आधा चीजें माँ बाप अपने हिसाब से चलाएं, आधी चीजें बच्चे अपने हिसाब से चलाएं, ये हो जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट में सिर्फ माँ बाप की यानी सिर्फ सरकार की चलती है, कैपिटलिस्ट में सिर्फ बच्चों की यानी कि सरकार की नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की चलती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की चलती है। ठीक है, सरकार उस जगह पे अपना चलाती है जहां पर पैसे ज्यादा लगाने की जरूरत है, जहां पर सरकारी पॉलिसीज की ज्यादा जरूरत है, मेजरली वहां पर चलाती है जहां पर गरीबों की मदद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, उसको प्रॉफिट दिखेगा वो काम करेगा, उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो काम नहीं करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, सरकारी सेक्टर करेगा गरीबों के लिए, ताकि वो गरीबों को अपलिफ्ट कर सके, देश को एक इक्वल इकोनॉमी बना सके। ठीक है ना? लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए करेगा और सरकारी सेक्टर गरीबों की मदद करने के लिए काम करेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको ओन कौन करेगा, इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनको ऑपरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, ओन करना, कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, तीनों काम कौन करेगा? सरकार। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट में ओन कौन करेगा, कंट्रोल एंड ऑपरेट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। एंड प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा? अपने खुद के प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर
are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, एक कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। मिक्स्ड इकोनॉमी तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का सम टोटल है, ठीक है ना। तो हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करोगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करोगे। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपके पास आएगा कि आप रोटी कपड़ा मकान बनाना चाहते हो, या फिर आप वॉर टाइम गुड्स जैसे कि आप बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट्स है ना, शिप्स, ये सब कुछ बनाना चाहते हो जिससे कि तुम वॉर लड़ सको, या फिर तुम पीस टाइम गुड्स बनाना चाहते हो, रोटी कपड़ा मकान ये बनाना चाहते हो। हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा तुम लेबर की मदद से बनाना चाहते हो या कैपिटल की मदद से, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो ये ऑप्शंस है मेरे पास, इन ऑप्शंस में से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट करने के लिए या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी या सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी या दोनों का मिक्सचर होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सिलेक्ट करेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। गुड्स वो ही प्रोड्यूस होंगे जो प्रॉफिटेबली सोल्ड हो सके, बेची जा सके। तो अगर मैं कहती हूँ रोटी कपड़ा मकान प्रॉफिटेबली नहीं बेचा जा सकता तो ये बनाएंगे नहीं, ये वो बनाएंगे जो प्रॉफिटेबली बिक सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार डिसाइड करेगी कि किस चीज की फैक्ट्री लगेगी, और सरकार ऑब्वियसली वो डिसाइड करेगी जिसमें प्रॉफिट हो ना हो, पर देश के लोगों को जिस चीज की जरूरत हो, यानी गरीबों को जिसकी जरूरत हो वो होगा। तो सिंपल भाषा में बोला जाए मेजर डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट में सरकारी सेक्टर काम करेगा पर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए, और सरकारी सेक्टर सोशलिस्ट में गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी गरीबों के लिए, अपनी सोसाइटी की, कंट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर कहता है अगर लेबर इंटेंसिव सस्ता हुआ तो उसको यूज करूंगा, अगर कैपिटल इंटेंसिव सस्ता हुआ तो उसको यूज करूंगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे सरकार कहती है मैं डिसाइड करूंगी। अगर सरकार को लगता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है तो वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएगी। अगर सरकार को लगता है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने की जरूरत है ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके, ताकि लोगों को सस्ते में सामान मिल सके, तो सरकार ये यूज करेगी, सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। हाउ टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमर इनकम और परचेजिंग पावर। ये होगा हमारे कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में होगा बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज, ठीक है। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जो सामान खरीद पाए। अगर मिडिल क्लास खरीद सकते हैं तो मिडिल क्लास के लिए बनाया जाएगा, वरना लग्जरी सामान बनाया जाएगा जो कि रिच लोग खरीद सकते हैं। पर सरकार उसके लिए बनाएगी, इसके ऐसे इंसान के लिए नहीं जो अफोर्ड कर सके, बल्कि ऐसे इंसान के लिए बनाएगी जिसको जरूरत है, ठीक है। व्हाट पीपल नीड, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के लिए बनाएगी, ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाएगी जो क्या कहते हैं बस अफोर्ड कर सकते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं लोग इनके लिए सामान बना दो, नहीं, जिनको जरूरत है उनके लिए सामान बनाएगी, और जिस चीज की जरूरत है वो सामान बनाएगी। जैसे सबसे बेस्ट तरीका है वैसे सामान बनाएगी। बनाएगा कौन, सरकार, बनाएगा कौन, प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, सरकार गरीबों का ध्यान रखेगी और कैपिटलिस्ट की तरह ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट का ध्यान रखेगा। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से एफिशिएंटली काम भी करेगा, तो लग्जरी चीजें भी आएंगी देश में, देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज भी आएंगी, पर साथ ही साथ गरीबों के लिए भी काम होता रहेगा, गरीबों को भी अपलिफ्ट करती रहेगी हमारी सरकार। तो दोनों चीजों पे काम होता रहेगा। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट सोसाइटी थी जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर बहुत स्ट्रांग था, पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, डेमोक्रेसी हमारे पास थी, ठीक है। तो हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया था, अडॉप्ट किया था, जिसमें हम सोशल एंड प्राइवेट सेक्टर को दोनों को साथ में लेकर आए थे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास आया इकोनॉमिक प्लानिंग का। पहला तो था इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होगा, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मेरे पास प्रॉब्लम आती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की। अब तुमने इकोनॉमिक सिस्टम तो चूज कर लिया,
उस इकोनॉमिक सिस्टम में काम करने के लिए अलग अलग प्लान्स की जरूरत पड़ेगी। उन प्लान्स को बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया, डेमोक्रेसी चूज कर ली, अब तुम्हें बनाने हैं प्लान। तो प्लान क्या है, कब था, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, कैसे इंप्लीमेंट हुए, अब प्लान्स के बारे में सब कुछ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्लान है क्या। हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स which are to be achieved within a specific period of time। देखो हमारे देश की प्रॉब्लम्स है, what to produce, how to produce, for whom to produce। ठीक है, हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको यूज में डालना है सच दैट वो सबसे एफिशिएंट तरीके से यूज हो सके। हमारे देश के सारे रिसोर्सेज कैसे यूज होंगे सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में, उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जो प्लान्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ तो जनरल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हमने तो भैया पूरे देश में से गरीबी हटानी है, ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि अगले 5 साल में फॉर एग्जाम्पल पंजाब स्टेट में हमें XYZ काम करना है, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। एक जनरल हो गया कि पूरे देश से गरीबी हटानी है, दिस इज जनरल। ठीक है ना, तो जनरल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर प्लान का अलग होता है। मैंने आज जो प्लान बनाया उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जो कल प्लान बनाया उसका अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल गोल सबके लिए सेम ही होगा, आज वाले के लिए भी कल वाले के लिए भी, कि हमें गरीबी हटानी है, वो तो काम चल रहा है बैक एंड में, पर हर प्लान का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड ये सारा कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ होगा। हमेशा जब भी हमारा बजट भी आता है फॉर एग्जांपल, वो हमेशा होता है कि अगले 1 साल में इतना करेंगे, अगले 5 साल में इतना करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ होता है। अगर मैं बोलती हूँ पूरे देश में से गरीबी हटानी है तो भी मैं एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि अगले 5 साल में 10% लोग गरीबी से मिडिल क्लास में आ जाएंगे। ये मेरा 10% नंबर 5 इयर्स के लिए है। ठीक है ना, तो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? डिफाइंड एज मेकिंग द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैं पूरे देश का एक सर्वे करती हूँ जिसमें मैं पूरे देश के जो मेरे पास रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज का सर्वे करती हूँ कि मेरे पास पूरे देश में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं इन रिसोर्सेज का सर्वे करूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि किसको कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा गोल है गरीबी हटाने का तो मैं गरीबों के लिए रिसोर्सेज लगाऊंगी। अगर मेरा गोल है कि मुझे बाहर वालों से नहीं, इंपोर्ट नहीं करवाना, मुझे अपने देश में सामान बनाना है, तो मैं इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करूंगी, ऐसी चीजों पे फोकस करूंगी जो हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं ताकि हम इंपोर्ट बंद कर सके। ठीक है ना, तो मैं डिसाइड करूंगी अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कि कितने रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में मैं अपने रिसोर्सेज का सर्वे करती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हम लेते हैं प्लान्स के बेसिस पे। अब प्लान्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की प्लानिंग कमीशन। क्या सेटअप करी? प्लानिंग कमीशन। कब सेटअप करी? 1950 में। ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था, कब था, कौन था, कितने टाइम के लिए था, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। कब किया? 1950 में किया। उसका चेयरमैन कौन था? हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे। 5 ईयर प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई। देखो हमारे देश में ऐसे ही होता है, जब भी हमें कोई काम करना होता है ना, उस काम को ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट करेगा हर काम बैठ के, नहीं, जब भी कोई काम करना होता है उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई जाती है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि चलो अब तुम बन गए हो, अब तुम्हारे हमने चेयरमैन डिसाइड कर दिए, तुम्हारे मेंबर्स हमने डिसाइड कर दिए, अब तुम काम पे लग जाओ और तुम डिसाइड करो कि ये काम कैसे होगा, तुम करो ये पूरे का पूरा काम। तो 1950 में ये बॉडी बनाई गई, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये कमीशन बनाई गई जिसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। उसका चेयरमैन बनाया गया किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को। और उस प्लानिंग कमीशन ने पहला अपना जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 1 अप्रैल 1951 से। उसके बाद 5 साल तक प्लान्स चलते थे। 5 साल के बाद दोबारा से प्लान बनाया जाता था। यानी कि 1 अप्रैल 1951 को क्या बना था? हमारा फर्स्ट 5 ईयर
प्लान। तो पहला 5 ईयर प्लान मेरा 51 में बना था, ये 5 साल तक ये प्लान चला, फिर इस प्लान का टाइम पीरियड हो गया खत्म। उसके बाद 5 साल के बाद दोबारा से 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम। और एक चीज याद रखना है, 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, हम सब ने ही ये 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम शुरू किया था। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया ने कुछ सोचा 5 साल का प्लान बना दिया, 5 साल का नहीं, मोस्टली काफी देशों ने ऐसे ही किया था। चाइना, पाकिस्तान में तो आज भी ये सिस्टम चलता है, 5 ईयर प्लानिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 ईयर प्लान में डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे। अच्छा, आगे वाले 5 ईयर प्लान में ये भी बताया जाता है कि पिछले 5 ईयर प्लान में कितना काम हुआ था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर बजट एलोकेट करना, कहाँ पे कितना काम होगा। वही मैं कह रही हूँ कि अगले 5 साल में 10% लोगों को, 20% लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। तो 5 ईयर के लिए हम गोल सेट कर रहे हैं कि इतना इतना काम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो इस 5 ईयर प्लान में लिखा जाता था। लेकिन ये जो 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम था, ये 1951 में शुरू हुआ पर खत्म हो गया। खत्म कब हो गया? 2012 से 2017 का जो प्लान था 5 ईयर प्लान, वो आखिरी 5 ईयर प्लान था। उसके बाद हमने कभी भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब जो ये प्लानिंग का सिस्टम है ये खत्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। प्लानिंग कमीशन को हमने क्या बना दिया था? नीति आयोग बना दिया था। कब बना दिया था? 1 जनवरी 2015 को, 1/1/2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज करा उसका नाम। और फिर 2017 के बाद कभी हमने 5 ईयर प्लान बनाए ही नहीं, हमने 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग। ठीक है, तो क्या क्या हमें समझ आया? 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, जवाहरलाल नेहरू को उसका चेयरमैन बनाया। पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ, आखिरी 5 ईयर प्लान 2017 तक था, 12 से 17 वाला था। एंड प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में ट्रांसफर किया गया, चेंज किया गया उसका नाम 2015 में। ये कुछ एक मेजर हाइलाइट्स थे जो तुम्हें याद करने हैं। अब बात आती है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे? तो उसके गोल्स थे जेम्स। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या क्या थे? जेम्स थे। ठीक है, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये सारे के सारे क्या थे? गोल्स थे हमारे 5 ईयर प्लान्स के। ठीक है, देखो पहला गोल क्या है मेरे पास? ग्रोथ। ठीक है, एक एक करके सारे गोल्स को हम समझते हैं। दूसरी चीज, ये जो गोल्स का जो टॉपिक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, क्योंकि इसके ऊपर ना 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आता है, ग्रोथ विद इक्विटी हमने कैसे किया, कि ग्रोथ और इक्विटी दोनों के बारे में बताना है। या क्वेश्चन आ जाएगा 5 ईयर प्लान के गोल्स के बारे में बताओ। ये तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो गया। इससे डिफिकल्ट लेवल का हो गया, ग्रोथ विद इक्विटी के बारे में बताओ। इससे अगला आ जाता है, सेल्फ रिलायंस इंडिया ने कैसे किया, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मॉडर्नाइजेशन में 2 सब पॉइंट्स होते हैं जो मैं बताऊंगी, तो बच्चों वो 2 सब पॉइंट याद ही नहीं करते और क्वेश्चन यही होता है कि मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या था, तो वो 2 सब पॉइंट बताने होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, केस स्टडी काफी बार इसके ऊपर आती है। सो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब ग्रोथ का क्या मतलब है? देखो हमारे देश की जो जीडीपी थी, अगर वो ग्रो हो रही है, वो बढ़ रही है, तो इसी को ग्रोथ बोला जाता है। एंड वो जीडीपी हर एक डिफरेंट सेक्टर से बढ़ रही है, इसको एक्चुअल मायने में ग्रोथ बोला जाता है। मैं कहती हूँ सिर्फ मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, उसकी वजह से मेरी जीडीपी बढ़ रही है, ये सही मायने में ग्रोथ नहीं है। सही मायने में ग्रोथ तो है कि मेरा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, तीनों सेक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीनों सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तब जाके मैं बोलूंगी कि हाँ भैया जीडीपी एक्चुअल मायने में ग्रो हो रही है। और जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे उस टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट कितना था? लेस देन 2% का था। अगर तुम्हें याद हो, हमने चैप्टर 1 के एंड में क्या पढ़ा था? इंडिया क्या थी? एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। इंडिया में ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, हमारी जीडीपी बढ़ ही नहीं रही थी। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रही थी? ऑब्वियसली क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हाल ही इतना खराब कर रखा था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन पे था, इंडस्ट्री का तो बुरा हाल कर दिया था, है ना, खत्म हो गई थी इंडस्ट्री तो हमारी। तो इंडिया वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडिया का ग्रोथ रेट लेस देन 2% का था, विच इज टेक्निकली स्टेगनेंट ओनली, विच इज वाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम अपनी जीडीपी को इम्प्रूव करें। एंड इम्प्रूव कैसे करें? तीनों सेक्टर्स को मिलाकर इम्प्रूव करें हम, ना जस्ट एग्रीकल्चर पे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे, तीनों ही चीजों पे फोकस करें। जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड बाय increase in the country's capacity to produce the output of goods and services, increasing the supporting services like transport, banking, power, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो हमें अपने सारे सेक्टर्स को ग्रो करना होगा ताकि हम ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है जीडीपी का वो फुलफिल कर सके। इसी को बेटा हम ये क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इम्प्रूविंग द
सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, इसी को क्या बोलते हैं, इंप्रूविंग द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, यानी कि हर एक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़े, तो ही हम एक्चुअल मायने में बोलेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। और ये कैसे कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करो, सर्विस सेक्टर पे भी फोकस करो, सब पे फोकस करो, सब में पैसा डालो, सबको ग्रो करने का ट्राई करो, तो जाके जीडीपी भी ग्रो हो जाएगी। दूसरा मेरे पास आया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है मेरे पास, इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे देश में सिर्फ अमीर ही और ज्यादा अमीर ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का जो गरीब है वो भी अब ऊपर बढ़े, वो भी लोअर से मिडिल लेवल पर आए, मिडिल से रिच में जाए, हम ये चाहते हैं। एंड कोई भी देश ना ये नहीं चाहता होता कि उसके देश में इनइक्वालिटी हो, हर एक देश ये चाहता है कि उसके देश में इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। तो benefits of economic prosperity to reach the poorer sections instead only the richer section, सिर्फ अमीर को नहीं गरीब को भी बेनिफिट मिले। Reducing inequality in the distribution of wealth, distribution of wealth में inequality को खत्म करो by ensuring food, shelter and healthcare for every Indian household, हर एक इंडियन हाउसहोल्ड के लिए मैंडेटरी कर दो कि इतना तो हर सबको हमने पहुंचाना ही है, इतना तो सबको हम देकर ही रहेंगे, क्या, रोटी कपड़ा मकान, इतना तो हम सबको देकर रहेंगे, ये हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है ना, उसकी सारी उम्र रोटी कपड़ा मकान लेने में ही निकल जाएगी। तो यू शुड मेक श्योर कि एटलीस्ट सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो है। मॉडर्नाइजेशन, जैसे मैंने बोला था, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद करना है। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मॉडर्नाइजेशन में हम क्या कहते हैं, हमें न्यू टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी सस्ते में हमारा सामान प्रोड्यूस कर देगी, लोग सस्ते में सामान खरीदेंगे, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई नए वेराइटी ऑफ सीड्स ले आओ एग्रीकल्चर में, कोई नई मशीनरी ले आओ फैक्ट्री में। तो यानी कि हमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना है। मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या करना है, किसी ना किसी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, ये पॉइंट नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजेस in social outlook such as the recognition of women empowerment। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीनों को ही अपग्रेड नहीं करना, खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को भी मॉडर्न बनाना पड़ेगा। अपनी सोच, जो पुरानी पिछड़ी हुई सोच है, इसको खत्म करो और विमेन एम्पावरमेंट करो। विमेन को भी अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाओ, विमेन को भी काम करने दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, ताकि तुम्हारे देश की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। तो पहला पार्ट मॉडर्नाइजेशन का क्या है कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए नए तरीके लेकर आओ। और दूसरा मेरे पास पॉइंट क्या है कि अपनी सोशल आउटलुक को चेंज करो, विमेन एम्पावरमेंट करो, विमेन को भी अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाओ, उनको भी आगे बढ़ने दो। अगर ये दोनों चीजें कर रहे हो तो तुम मॉडर्न हो रहे हो, मॉडर्नाइजेशन तुम्हारे देश में आ रही है। लास्ट मेरे पास क्या आता है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्यों जरूरी था, हम लोग इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। ब्रिटिशर्स ने हमें बोला था तुम्हें फूड क्रॉप्स नहीं उगाने, तुम्हें कैश क्रॉप्स उगानी है, जिसकी वजह से इंडिया में आते थे भयंकर फेमाइंस। हम लोग भैया अपने देश में खाना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हमें खाना भी बाहर वाले से लाना पड़ता था। और सोच के देखो, अगर मैं यूके से इंग्लैंड से खाना प्रोड्यूस करवाती हूँ, खाना इंपोर्ट करवाती हूँ, और मेरी हो गई इंग्लैंड से लड़ाई, वो तो मुझे खाना देना बंद कर देगा, या वो मेरे खाने में कुछ मिला के भेज देंगे, तो मेरे तो देश के लोग भूखे मर जाएंगे या जहर की वजह से मर जाएंगे, समझ रहे हो। तो हम किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी भी देश के ऊपर कि वो हमें खाना और बेसिक चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हम ये नहीं कर सकते। सो वी हैव टू स्टॉप importing and we have to become self reliant। क्यों, क्योंकि अगर किसी से लड़ाई हो गई, हम लड़ाई पाले नहीं सकते किसी से। क्यों, क्योंकि हम तो उन पे डिपेंडेंट है कि वो हमें रोटी कपड़ा मकान भेजेंगे, हमें लड़ाई पाल ही नहीं सकते हम। तो फिर से होगा ये कि कल को फिर से कोई आएगा हमारे ऊपर राज करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने राज नहीं करने दिया तो वो हमारा खाना बंद कर देगा, है ना, खाने की सप्लाई बंद कर देगा, इंपोर्ट्स बंद कर देगा। तो हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट हुए वो आके हम पे राज करने लग जाएंगे, वो हमारे लोगों को भूखा मार देंगे। तो इसलिए हमें अपने देश में सामान बनाना है, इंपोर्ट्स को अवॉइड करना है, ठीक है, अपने ही देश में, भारत देश में ही सामान को प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन हमें करनी है इस तरीके से, अपने देश में सामान बना के मेक इन इंडिया करना है। सिंपल भाषा में कैसे कर सकते हैं हम, reducing our dependence on foreign countries to avoid foreign interference in economic and national policies। हमें अपनी डिपेंडेंस फॉरेन की
कंट्रीज पे खत्म करनी होगी, सो दैट वो लोग आगे हमारे देश में कभी इंटरफेयर ना करें। जो देश दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ना, वो दूसरे देश फिर आके उनकी इकोनॉमी क्या नेशनल पॉलिसीज में इंटरफेयर करते हैं। अगर हमारा देश यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लग गया तो कल को यूएस क्या करेगा, आके हमारे देश में मतलब इलेक्शंस तक को इंटरफेयर करेगा, इलेक्शंस तक में आके इंटरफेरेंस करेगा, और जिसको यूएस चाहेगा उसको हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना सकता है अगर हमने उसको इंटरफेयर करने दिया। ठीक है, तो हमें इंटरफेयर किसी को नहीं करने देना। तो एरियाज कवर्ड क्या है, हमें फूड सप्लाईज अपने घर के अंदर बनानी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी की जगह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी है, क्योंकि अगर फॉरेन से टेक्नोलॉजी लेने लग गए, डिपेंडेंट हो गए। सर्विसेज अपने खुद के देश के अंदर हमें बढ़ावा उनको देना है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, गोल्स हो गए 5 ईयर प्लान के, विच इज जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, चलो इस वीडियो को, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें आगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है, जिसको हम आगे सक्सेसिव 1 से 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कॉमेंट में कोई भी डाउट है तो डाउट जरूर पूछो, कहीं भी डाउट आ रहा है टाइम स्टैम्प डालो, अपने डाउट्स पूछो, आई विल आंसर ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।